हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष। मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आप लोगों के सामने जो आज टॉपिक डिस्कस करूंगा वो होगा पॉलीमर। और पॉलीमर के साथ साथ जो कुछ टॉपिक छूट गए होंगे जिसे मैं विविध या मिसलेनियस कह सकता हूं, वो टॉपिक डिस्कस करूंगा। आज केमिस्ट्री मैं समाप्त कर रहा हूँ अपनी तरफ से, और आज के बाद अगर आप केमिस्ट्री पूरे 20-22 वीडियोस देखे होंगे, मैं आपको यहाँ से भरोसा दिलाता हूँ इससे बेहतर कुछ भी नहीं। तो अब तक जो केमिस्ट्री आप पढ़े हैं इस चैनल पे, उसमें से लगभग 12 चैप्टर है ना, ये 12वां चैप्टर है पॉलीमर, जो आज मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो जो पहले 11 चैप्टर मैं बताया हूँ, एक बार शॉर्ट में बस नाम लेना चाहूँगा आपके सामने। पहला पदार्थ की प्रकृति, दूसरा अणु और परमाणु, तीसरा मोल कंसेप्ट, चौथा देखेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु की संरचना, पांचवा रेडियो एक्टिविटी, छठा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, सातवां केमिकल बॉन्डिंग, आठवां था मेटल और नॉन मेटल, नौवां था आपके सामने एसिड, बेस और सॉल्ट, 10वां था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, 11 था ऑक्सीडेशन रिडक्शन और कुछ मिसलेनियस। ठीक, 12 जो आपके सामने वो है पॉलीमर। तो चलिए पॉलीमर की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक क्या किया हूँ, पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर सबसे पहले आपको ये समझना होगा और पॉलीमर का कुछ एग्जाम्पल समझना होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पॉलीमर के एग्जाम्पल से आते हैं। पॉलीमर का परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो पहली बात क्या लिखा हुआ है, पॉलीमर का डेफिनेशन, अधिक संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च भार का एक वृहत अणु बनाता है, जिसे पॉलीमर कहते हैं। समझ पाई ये बात। अगर आपको पॉलीमर का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा तो ये मोटा मोटी एक चीज़ मैं आपको समझा दूं। ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये छोटा छोटा ये मैंने बनाया आपके सामने मोनोमर्स। इन मोनोमर्स के एक दूसरे से जुड़ जाने से जो एक बड़ा अणु बनेगा, उसका नाम देते हैं हम पॉलीमर। क्लियर है। तो पॉलीमर किससे बना, बहुत सारे मोनोमर्स के मिलने से पॉलीमर्स का निर्माण होता है। आप जानना चाहोगे कि कौन कौन सा मोनोमर है जिससे कौन कौन सा पॉलीमर बना है, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, किसका पॉलीमर है। कई बार ये पूछ लेगा पीवीसी क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा पॉलीमर है। सबसे पहले देखिए पॉलीथीन, इसको बोल सकते हो पॉलीएथिलीन भी। तो ये पॉलीएथिलीन एथिलीन का बहुलक है, मतलब एथिलीन क्या है, उसका मोनोमर्स है। क्लियर। पॉलीथीन ये विद्युत का कुचालक होता है। आप लोग पॉलीथीन यूज भी करते होंगे, पता भी होगा ये विद्युत का कुचालक है, नया कुछ नहीं है इसमें। अगली बात देखिए टेफ्लॉन के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेफ्लॉन से हर एक पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो मैं चाहता हूँ टेफ्लॉन को आप याद रखें। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरो एथिलीन का बहुलक है। क्या मैं बोल रहा हूँ, टेट्राफ्लोरो एथिलीन का बहुलक है। दूसरी बात, इसकी मेल्टिंग पॉइंट अत्यधिक होती है, कितना, 330 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा है ना। अगली बात देखिए, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। साथ साथ इसका यूज कहाँ है, तो मैं आपको बताता चलूँ, नॉन स्टिक बर्तन के निर्माण में। जैसे आप देखते होंगे फ्राइंग पैन, उसमें टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया हुआ होता है। अगली बात देखेंगे तो एक होता है शब्द एक्वा रेजिया, और HCl का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। एक्वा रेजिया क्या है, जरूर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक्वा रेजिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं, सबसे पहले एक्वा रेजिया का यूज क्या है, तो देखिए गोल्ड अर्थात सोना को घोला जाता है एक्वा रेजिया में। दूसरी बात, एक्वा रेजिया का निर्माण कैसे हुआ है, तो वो आपको समझा दूं, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। एक्वा रेजिया HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण से मिलता है। अगली बात, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखेंगे तो 3 के अनुपात में होगा, और वहीं HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल 1 के अनुपात में होगा। अर्थात HNO3 और HCl का कई बार आपसे अनुपात पूछ लेगा, तो 1:3 है। कैसे याद रखोगे, बोलोगे इधर तो 3 दिख रहा है, इधर भी चाहिए, तो इधर लगा लीजिएगा आप, तो इधर तो 1 ही होगा, इधर 1 है ना, कुछ नहीं सब में 1 है, तो इधर मतलब एक्सचेंज कर लीजिएगा आप, मोटा मोटी ऐसे कुछ करके दिमाग में रख लीजिएगा। अगली बात देखिए PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, समझिए। ये विनाइल क्लोराइड का बहुलक है, तो ये तो सिंपल है, पॉलीविनाइल तो विनाइल क्लोराइड का है, दिमाग में रह जाएगा। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, प्लास्टिक के जितने भी पाइप्स बनते हैं PVC के बने होते हैं, जितने भी बैग बने हैं PVC से बने हैं, रेनकोट जितना बना है PVC से बना है, साथ साथ टॉयज और बास्केट्स, बाल्टियाँ जो बनते हैं, डब्बे जो बनते हैं, वो सारा PVC का ही बना हुआ होता है। तो PVC क्या है, एक बहुलक है। किसका बहुलक है, विनाइल क्लोराइड का बहुलक है। ठीक।
नेक्स्ट चीज देखिए, दो तरह से मैं इसको डिवाइड कर दिया हूं, एक तरह से कहूं तो एक होगा प्राकृतिक बहुलक और दूसरा होता है कृत्रिम बहुलक। प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन है इस तरह से आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है या निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक दिमाग में रख लीजिए, ये 3 एग्जाम्पल आपका काम बन जाएगा, चमड़ा, रेशम और ऊन। वहीं अगर कृत्रिम बहुलक की बात करूं तो एक होगा नायलॉन, दूसरा बैकेलाइट, तीसरा होगा केवलर। तो दोनों चीज़ को समझना होगा। नायलॉन देखेंगे एक्चुअली जो रस्सी वगैरह बनता है वो नायलॉन का बना हुआ होता है, ठीक है। कपड़ा सुखाने वाला जो प्लास्टिक का रस्सी आता है वो नायलॉन होता है। अब आपको समझना पड़ेगा बैकेलाइट क्या है। तो देखिए बैकेलाइट मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। बैकेलाइट फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बना हुआ होता है। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी, यूपीपीएससी सारे पूछे हुए हैं। अगली बात देखिए केवलर। केवलर क्या है? पॉलीएमाइड को केवलर बोलते हैं। तो पॉलीएमाइड क्या एक्चुअली एक बहुलक है, ठीक है। इसका इस्तेमाल होता है बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण करने में। देखे होंगे बहुत बार यूज होता है, सेना लोग पहनते हैं इसको। तो बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किससे होता है? केवलर कई बार बोल लेगा या फिर आप पॉलीएमाइड कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन सबसे पूछा हुआ है, इनको कभी भी आप हल्के में नहीं लेंगे। दो चीज़ और जो बचता है इस टॉपिक का वो है एक आइसोप्रीन और दूसरा है नियोप्रीन। देखिए आइसोप्रीन एक प्राकृतिक रबर होता है, मतलब प्राकृतिक रबर का बहुलक है। वहीं पे अगर देखेंगे नियोप्रीन तो एक कृत्रिम रबर का बहुलक है। ये किससे बना है? आइसोप्रीन लैटेक्स प्लांट से बना हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है आइसोप्रीन के बारे में भी और नियोप्रीन के बारे में भी। बस इतनी सी पूछा है कि आइसोप्रीन क्या है, तो प्राकृतिक रबर होता है, ठीक। नियोप्रीन क्या है, तो कृत्रिम रबर होता है। आपको अभी तक मैं बता रहा था पॉलीमर, तो पॉलीमर से जितना भी क्वेश्चन आता है आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन पॉलीमर्स के अलावा जो कुछ बच गया, कई जगह नहीं सेट हुआ, या कई बार देखें कुछ टॉपिक जैसे ग्रीन हाउस गैसेस, केमिस्ट्री का टॉपिक तो है ही, साथ साथ ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, इन्वायरमेंट में आएगा पढ़ने को। लेकिन कई बार देखेंगे इसको केमिस्ट्री में दे दिया है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको मैं एक तरफ कलेक्ट कर लिया हूँ, तो इनको बता देता हूँ क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वाला क्वेश्चन आया है। तो ऐसे में अगर छूट जाएगा तो आप ब्लेम करेंगे बाद में कि ये टॉपिक नहीं पता है, वो टॉपिक नहीं पता है। तो एक बार इनको भी देख लीजिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहूँ तो। अगली बात क्या मैं बताने वाला हूँ आपको, ट्राइग्लिसराइड। ये क्या होता है? फैट होता है एक प्रकार का, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो आप बताओगे वसा होता है। अगली बात देखिए एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, किससे बनता है? तो बोलता है कि मीथेन और CH4, मतलब मीथेन और ब्यूटेन से बनता है। इसको क्या बोलोगे आप? मीथेन। इसको क्या बोलोगे आप? ब्यूटेन। तो दिमाग में रखिएगा किससे बना है? मीथेन और ब्यूटेन के मिलने से एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बना है। हालांकि मीथेन का मात्रा थोड़ा ज़्यादा होता है और इसको मीथेन को एक अलग नाम दिया गया है, मार्स गैस। तो ये भी दिमाग में आप जरूर रखिएगा। अगर सिर्फ आपसे पूछे कि ब्यूटेन का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का इस्तेमाल होता है। ये बीपीएससी क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है, ठीक है। तो आप जरूर दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 1945 में जापान पर परमाणु हमला। मैं क्यों इतना इसको डिटेल से बताने की कोशिश किया, क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछता है कि उस समय जो परमाणु हमला हुआ था उसमें कौन सा विस्फोटक यूज किया गया था। आंसर होगा प्लूटोनियम। लेकिन एक बात समझिए, इसमें और भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। जब 1945 में जापान पर परमाणु हमला अमेरिका के द्वारा किया गया था, तो आप देखेंगे 6 अगस्त को और 9 अगस्त को परमाणु हमला हुआ था। 6 अगस्त को जो गिराया था उसका नाम है लिटिल बॉय, और 9 अगस्त का फैट मैन। कैसे याद रखना है बताता हूँ। तो 6 अगस्त को देखेंगे हिरोशिमा के ऊपर और 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर। तो मेरे भाई दिमाग में रख लीजिए 9 अगस्त 9 नागासाकी, 6 से हिरोशिमा। दूसरा तो आप याद रखेंगे ना, पहला लिटिल बॉय को भेजा, नहीं माना, फैटमैन को पटका। देखिए लिटिल बॉय 6 अगस्त को नहीं माना, तो अगला आएगा फैटमैन, मोटा आदमी। समझ रहे हैं? अगली बात आप देखिए, क्या विस्फोटक इस्तेमाल हुआ, क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाएगा। तो आप बताएंगे प्लूटोनियम। मेरे दोस्त कई बार हिस्ट्री का सेक्शन में ये क्वेश्चन आएंगे और ये भी, लेकिन ये अगर केमिस्ट्री का पोर्शन देखेंगे तो केमिस्ट्री के लिए ये क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? अगली बात समझिए, जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं आप देखेंगे बहुत सारा, जब वेल्डिंग होता है तो चिंगारियाँ निकलती है बहुत ज़्यादा वाला। तो उसमें इस्तेमाल क्या होता है? एक तो ऑक्सीजन हो ही रहा होता है, दूसरा चीज़ है C2H2, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का भी एक सिलेंडर होता है और एक ऑक्सीजन का होता है, दोनों का बर्नर ज्वाइन करके वेल्ड करते हैं। समझ पा रहे हो? या कटिंग करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा है कि वेल्डिंग में क्या यूज होता है। अगर ऑक्सीजन है तो ठीक, एसिटिलीन है तो ठीक, अगर दोनों है तो दोनों ठीक।
क्लियर। नेक्स्ट देखिए एसिड रेन, अम्ल वर्षा। तो एसिड रेन में बेसिकली होता है सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड, किंतु अगर सल्फर का ऑक्साइड पानी से रिएक्ट कर जाएगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा, वहीं नाइट्रोजन का ऑक्साइड अगर जल से रिएक्ट कर जाएगा तो नाइट्रिक अम्ल बना देगा। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसके कारण होता है, ऑप्शन में रहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, दोनों सही। कई बार रहेगा सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये भी सही है। बी अलर्ट, कैसा ऑप्शन देता है ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली SO2 और NO2 सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, किंतु अगर अगर ये जल के साथ रिएक्ट कर लेगा H2O से तो ये बन जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल देखते होंगे 70% होता है इसमें। अच्छा, जो कार की बैटरी होती है या घरों में जो बैटरी होता है, जो आप रेड वाला और ब्लैक वाला ऐसे इस तरह से प्लग करते हो, वो उसमें क्या भरा जाता है, उसमें याद रखिएगा ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। तो कार की बैटरी हो या आपके घरों की बैटरी हो, इनमें भी यही यूज होता है। ये भी क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछा हुआ है। अगली बात देखेंगे तो नाइट्रिक अम्ल में बता दिया कि NO2 के साथ H2 अगर रिएक्ट कर जाएगा तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगली बात देखिए वाहनों से उत्सर्जित धुएं। कोई भी वाहन अगर चल रहा होता है तो उससे बहुत ज़्यादा स्मोक मतलब धुएं निकल रहे होते हैं। उस धुएं का कंपोनेंट्स को पूछता है कि क्या क्या निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, SO2 और कई बार हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में देखेंगे मीथेन होता है, CH4 होता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि क्या निकलता है और क्या नहीं निकलता है। ठीक है, तो इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। कुछ कुछ आप देखेंगे लेड का भी ऑक्साइड होता है। ठीक है, अगली बात देखिए गन्ना, शक्कर और अल्कोहलिक खमीर या फिर अंगूर, इन सब का अगर किण्वन कराओगे आप, फर्मेंटेशन कराओगे, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो कहलाएगा C2H5OH। पढ़ा चुका हूँ मैं आपको इथाइल अल्कोहल। क्यों इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आप काफ़ी कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे तो आपको जरूर देख लेना चाहिए। अगली बात देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब आप क्या बोलेंगे इसको, ठोस CO2 को। इसको बोला जाता है शुष्क बर्फ। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो आप सीधा बोलेंगे ठोस CO2 को। ठीक है, या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, ऐसा भी ऑप्शन में लिख देता है, तो आप संभाल लोगे इसको। नेक्स्ट देखिए दूध। दूध बोलता है इसमें इमल्सन का एक उदाहरण होता है। इमल्सन क्या होता है, एक कोलाइडल होता है। निलंबन और कोलाइडल जब केमिस्ट्री में पढ़ा रहा था वो वहीं का एग्जाम्पल देना मैं भूल गया, इस वजह से आज यहाँ पे बता दे रहा हूँ। कुछ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछे जाएगा कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, सीडेराइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है वो पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आते हैं और वो आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक, या फिर उससे बोला जाता है कि हेमेटाइट के निष्कर्षण से किस धातु का निर्माण होगा या क्या प्राप्त किया जा सकता है। तो अलग अलग फ्रेम करके क्वेश्चन को पूछा जाएगा, कई बार मिलान कराने दिया जाता है। ठीक, तो आपके दिमाग में वो चीज़ होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आया है बार बार, मैं उन्हीं टॉपिक को ऑप्ट करके आपको बताता हूँ। तो एक साइड मैंने लिखा है ओर्स अयस्क और दूसरे साइड में लिखा है मेटल या धातु। तो पहला क्या है आपके सामने, हेमेटाइट। हेमेटाइट को क्या बोलेंगे आप, Fe2O3। क्या मिलने वाला है आपको दिख रहा है, जब भी किसी में ऑक्सीजन लगा हो ऑक्सीजन हटा दो, जो बचा है वही उसका एक्सट्रैक्शन होने के बाद मिलेगा। तो यहाँ पे Fe। मैग्नेटाइट Fe3O4, क्या मिलने वाला है, Fe। अब हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में कंफ्यूजन होगा। आपको तो पता है यहाँ 2 और 3 होगा, यहाँ 3 और 4 होगा, लेकिन ये तो पता कर लो कि पहला 2 वाला है या 3 वाला। मेरे भाई यहाँ पे H है और यहाँ पे M है, कौन पहले आएगा। M देखिए ना, M को थोड़ा सा ऐसे पलट के देखिए तो आपको इस तरह से नजर आएगा, ये 3 की तरह। तो थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा, ये है मैग्नेटाइट। अगर 3 है तो अगला 4 होगा और अगर 2 है तो अगला 3 होगा। सो सिंपल। नेक्स्ट देखिए बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होगा, Al2O3 × 2H2O। इससे क्या मिलने वाला है, ऑक्सीजन को हटा दो, क्या बच रहा है, एल्यूमिनियम। गैलेना, गैलेना में है PbS। आप मेरे साथ जब पढ़े होंगे तो आपको एक चीज़ बताया था, कैल्सिलेशन और रोस्टिंग। ठीक है, तो रोस्टिंग के लिए मैं बताया था कि रोस्टिंग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और कैल्सिलेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो जब भी सल्फर या ऑक्साइड होगा, सल्फाइड होगा या ऑक्साइड होगा, तभी उस चैप्टर में मैं आपको बता रहा था। अभी आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है हटाते जा रहे हो ना, सल्फर को भी हटाते जाइए। उसी तरह से अगर यहाँ PbS लिखा हुआ है, सल्फर का हट जाएगा तो बच क्या जाएगा मेरे दोस्त, लेड, Pb। क्लियर है। अगली बात सीने बार HgS, फिर से सल्फर हट जाएगा, बच क्या जाएगा, Hg। तो कई बार आपसे पूछेगा Hg को आप क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी भी बोलते हैं, कई बार पारा भी बोलते हैं, या
मरकरी भी बोलते हैं। तो मेरे दोस्त दिमाग में क्या रखना है कि कई बार आपसे पूछ लेगा ना इस तरह से कि पारा का कौन सा अयस्क होता है, आंसर सिनेबार। लेड का कौन सा अयस्क होता है, गैलेना। एल्युमिनियम का कौन सा अयस्क होता है, बॉक्साइट। समझ पा रहे हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। या कई बार ये 3 ले लेगा, इधर से 3 देगा और बोलेगा मैच कराइए, करा लोगे। नेक्स्ट देखिए डोलोमाइट। डोलोमाइट में होता है MgCO3 और CaCO3, मतलब कैल्शियम का कार्बोनेट और मैग्नीशियम का कार्बोनेट दोनों के मिलने से डोलोमाइट का निर्माण होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैग्नीशियम भी है कैल्शियम भी है, तो अगर एक्सट्रैक्शन करेंगे तो कैल्शियम भी मिलेगा और मैग्नीशियम भी मिलेगा, सिंपल। तो इससे क्या मिलने वाला है, मैग्नीशियम भी और कैल्शियम भी। अगला है क्यूपराइट। तो क्यूपराइट का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, Cu2O। तो इससे क्या निकलने वाला है, कॉपर। सेम चीज कॉपर पायराइड, ये कभी नहीं पूछेगा आपसे कॉपर पायराइड से क्या मिलने वाला है, क्योंकि नाम में ही कॉपर है, ठीक। तो पूछता क्या है, ये वाला कि कॉपर पायराइड का फार्मूला बता दो, CuFeS2। क्लियर। नेक्स्ट देखिए कैलेमाइन। कैलेमाइन क्या होता है, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। तो ZnCO3 जो होगा उसका पूरा नाम क्या बोलेंगे आप, कैलेमाइन। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, जिंक मिल जाएगा। अगली देखिए आयरन पायराइट। ये कभी नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें आयरन लिखा हुआ है, लेकिन ये पूछेगा कि आयरन पायराइट का फार्मूला बता दीजिए, FeS2। नेक्स्ट देखिए पिच ब्लेंड। ये किसका होता है, यूरेनियम का होता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पिच ब्लेंड आपके दिमाग में होना चाहिए, यूरेनियम इससे निकलता है। या पूछेगा कि यूरेनियम का अयस्क क्या होता है, आप आंसर करेंगे पिच ब्लेंड। सेम चीज आप देखेंगे, एक और इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने टिक कर देता हूं, मोनाजाइट से क्या निकलता है, थोरियम। और उलट के पूछेगा कि थोरियम का अयस्क क्या है, आंसर करेंगे मोनाजाइट। क्लियर। अगला जो बचा हुआ है कॉल्वेराइट या सिल्वेनाइट, ये किसका अयस्क है, गोल्ड का है। तो पूछेगा कि गोल्ड का अयस्क क्या है, तो आप बताओगे कॉल्वेराइट या सिल्वेनाइट। उलट के क्या पूछेगा कि सिल्वेनाइट से क्या निष्कर्षण किया जाता है, आंसर क्या देंगे, गोल्ड। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसका व्यापारिक नाम कुछ और है, केमिकल नाम कुछ और है, उसका फार्मूला कुछ और है। तो आपसे सीधा सीधा बोलेगा सिरका क्या होता है, किसको बोलते हैं, किस एसिड को सिरका बोलते हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा आप उसको कैसे मैनेज करोगे, वो भी मैं उतना ही लिया हूँ जितना एग्जाम में आया, एक भी बाहर नहीं। और अगर इससे बाहर से क्वेश्चन आ गया उस दिन आप बता देना, नहीं आएगा, जनरली नहीं आएगा। अगर एक आधो को आ गया तो भाई अब मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम एफर्ट लगा के कहता हूँ कि बाहर नहीं जाने वाला। फिर भी देखिए, जैसे बोला जाता है सिरका क्या बोलते हैं किसको, एसिटिक अम्ल को। मैं पढ़ाया हूँ ये पहले भी, लेकिन चलो एक बार समराइज करा दिया। हरा कशिश किसको बोलते हैं, FeSO4, मतलब आयरन सल्फेट को क्या बोलते हैं, हरा कशिश। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में आया है। साथ साथ नीला कशिश, इसको क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट, CuSO4 को नीला कशिश बोलते हैं। अगली बात देखिए सुहागा। सुहागा को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम बोरेक्स बोलते हैं। और सुहागा का केमिकल फार्मूला खासे तौर पे रेलवे बहुत तेज पूछता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। नाम Na2B4O7 × 10H2O, याद रहेगा। अगली बात देखिए POP, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है ये, CuSO4 × 2H2O। नेक्स्ट देखिए हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर का दूसरा नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड अगर आपको याद रहेगा तो सिल्वर क्लोराइड का मतलब सिल्वर का Ag, क्लोराइड का Cl, तो AgCl होगा यहाँ पे, ठीक। अगली देखिए अम्लराज, इसी को प्यार से एक्वा रेजिया बोलते हैं, अभी बताया था। और एक्वा रेजिया में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मैं आपको रेशियो बताया था, नाइट्रिक अम्ल का 1 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3, 1:3 में अगर मिला होता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तब उसको बोलते हैं एक्वा रेजिया। और उसका दूसरा नाम क्या है, अम्ल राज। जरूर याद रखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। इसी तरह से एक अमलगम है, जब उसमें पारा आ जाए, मर्क्यूरी आ जाए, तब उसका कुछ भी मिश्रण बनाओगे वो अमलगम कहलाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, हालांकि मैं प्रीवियस टॉपिक में कवर करवाया हूँ। अब देखिए आपको कुछ और चीज़ मैं बताता चलूँ। जैसे आप देखते होंगे कई बार एलॉयज पूछते हैं, जैसे पीतल या ब्रास किसका एलॉय है, और अगर एलॉय आप बता दोगे कि कॉपर का और जिंक का है, तो कई बार आपसे पूछेगा कि उसका कंपोजिशन बता दो, कितने % होते हैं। जैसे कॉपर 70% और जिंक 30%, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ ऐसे एलॉयज हैं जो बार बार एग्जाम का हिस्सा हुआ है, और इसमें भी मिलान करने दे देगा, मैच करने का दे देगा। या कई बार बोलेगा कि इसका कंपोजिशन बता दो, या कई बार बोलेगा इनमें से कौन कौन सा एलिमेंट्स के मिलने से ये कंपाउंड या ये एलॉय का फॉर्मेशन हुआ है। तो मेरे दोस्त इस चीज़ को आप अगर ध्यान से सीख लेंगे तो 1 नंबर तो जरूर पक्का है इस सेक्शन से, सिर्फ इस सेक्शन से।
हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, भरोसा दिला रहा हूँ कि अगर सही से पढ़े होंगे केमिस्ट्री मेरे साथ तो कभी भी आपको दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। देखिए पहला क्या है, मुद्रा धातु। मुद्रा धातु में क्या क्या है, कॉपर है, टीन है और फास्फोरस है। कॉपर होता है 95%, टीन होता है 4% और फास्फोरस 1%। गन मेटल अगर देखेंगे तो गन मेटल में क्या होगा, Cu, Sn और जिंक। तो कॉपर कितना है 90%, टीन कितना है 8% और जिंक कितना है 2%। गन मेटल का इस्तेमाल कहाँ होता है ये भी पूछ लेता है। देखिए कई बार आप लोग सुने होंगे गोली बंदूक ये सब जो बनता है ना, हथियार का सामग्रियाँ, उसमें गन मेटल का इस्तेमाल होता है। बेल मेटल क्या होता है, तो जो स्कूलों में पहले घंटियाँ बजती थी, एक देखेंगे इस शेप में होता है और इस पर हैमर किया जाता था, तो वो जो बनता है उसको बोलते हैं बेल मेटल। या मंदिरों में जो घंटियाँ बनी होती है उसको बोलते हैं बेल मेटल। यहाँ पे क्या होता है, कॉपर और टीन होता है। तो कॉपर होता है 80%, टीन होता है 20%। अगली बात देखिए पीतल, इंग्लिश में बोलेंगे इसको ब्रास। यहाँ होगा कॉपर 70% और जिंक 30%। सेम चीज़ देखेंगे ब्रॉन्ज के साथ। तो ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज में भी होगा कॉपर और Sn, नॉट जिंक। यहाँ पे Sn होगा, तो Sn कितना 12% और ये 88%। ठीक, नेक्स्ट देखिए सोल्डर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सोल्डर। सोल्डर में क्या होगा, Pb और Sn होता है। जनरली यही पूछता है कि क्या होता है, कंपोजिशन कम पूछता है कि 68% और 32%। अगली बात है जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में क्या है, कॉपर हो गया आपके सामने 60%, जिंक हो गया 20%, बाकी निकेल क्या होगा 20%। अगली बात नाइक्रोम है। नाइक्रोम में क्या क्या है, निकल है, आयरन है, क्रोमियम है और मैंगनीज है। ठीक है, इनकी कंपोजिशन 60% निकल है, 26% आयरन है, क्रोमियम है क्रोमियम 12% और मैंगनीज 2%। इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको बच जाता है, वो है अमोनिया। तो मैं आपको अमोनिया बता देता हूँ। अमोनिया को क्या बोलते हैं, NH3। ये देखेंगे इस्तेमाल कहाँ होता है अमोनिया, आप लोग बार बार सुने होंगे आंसू गैस। तो आंसू गैस के निर्माण में किसका यूज करते हैं, अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। एक्रोलीन, ये एक्रोलीन क्या होता है, आंसू गैस का एक टाइप होता है एक्रोलीन, ये भी याद रखेंगे। और देखेंगे आइस फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री में यूज होता है अमोनिया का। ठीक, तो इतने के बाद आज मेरे तरफ से केमिस्ट्री समाप्त होता है। अब एक काम जो बचता है क्वेश्चन आंसर का। तो मैं आपसे कह ही रहा था कि कुछ संसाधन मेरे पास हो जाने दीजिए, जैसे डिजिटल बोर्ड या फिर कुछ और दूसरा तरीका जिससे मैं क्वेश्चन को एक बार सामने लेकर आ सकूं। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बहुत जल्द सारे चैप्टर से जितने क्वेश्चन आए हुए मैं ज़रूर करवा दूंगा। और मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 चैप्टर पूरी तरफ से मैं समाप्त किया हूं, अगर आप कहीं का भी क्वेश्चन बनाएंगे सही से, अगर समझ के पढ़े हैं, एक एक वीडियोज़ को देखे हैं और अगर आप अपनी कॉपियों में लिखे भी हैं, तब तो बहुत अच्छा काम किए हैं। अगर नहीं लिखे हैं, सिर्फ सुने, तो मैं आपको कहता हूँ प्लीज़ उसको एक बार हैंड रिटन जरूर करें। उससे क्या होगा, आपका समझ बढ़ जाएगा और वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। ठीक है, या तो अगर काम कम टाइम होता है कई बार, तो आप रिवीजन करने के लिए प्ले कर दे वीडियो और सामने आराम से बैठ जाए, 6-7 घंटे में आपका समाप्त हो जाएगा और आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अगर इतनी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, रीजन मेरे भाई, मैं और मेरी टीम काफ़ी मेहनत की है। आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने देखे हैं, दूसरे पीसीएस के क्वेश्चन भी देखने बाकी हैं, कुछ का देख पाए, कुछ का बचा हुआ है। तो मैं जितने भी पीसीएस लेवल का एग्जाम है उनके लिए मैं घोषणा करता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं। आप जाएं और इसके थ्रू गो थ्रू जाएं। आप जितने भी कहीं वीडियोस देखे होंगे उन सबसे अच्छी तरीके से आपके सामने मैं प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूँ। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि बहुत सबसे अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ अगर आप इसके साथ गुजरेंगे तो आपको भरोसा दिलाता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, अगर आपको अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, अपने पड़ोसियों तक पहुँचने दें, अपने गांव तक पहुँचने दें, वैसे लोगों तक पहुँचने दें जो इनसे दूर हैं, जिन तक रिसोर्सेस नहीं है, जो बड़े बड़े कोचिंग में नहीं पढ़ सकते हैं। कोई बात नहीं, बड़े बड़े कोचिंग वाले गिर पड़ेंगे इस वीडियो को देख के, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ ना। और अगर नहीं यकीन तो मेरे दोस्त जाइए, प्रीवियस ईयर पलटिए, पूरी एक बार केमिस्ट्री पढ़िए, और अगर आपसे एक भी क्वेश्चन ना बने या एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो आप ब्लेम कर सकते हो कि आपने झूठा वादा किया था। लिटरली कह रहा हूँ, कोई मजाक नहीं। आप एक बार फेथ के लिए ज़रूर ऐसा करें, उसके बाद आपका भरोसा बन जाएगा। इस चैनल पे अगर एक भी वीडियो चाहता है, एक भी बात अगर दावा ठोक के कहा जाता है
पहले मैं वेरीफाई करूँगा तभी वो चीज़ आपके सामने आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ बिलीव मी, ठीक है। और आगे जैसे जैसे मैं चलता चला जाऊँगा उस तरह से आपको भरोसा आता भी चला जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग नए हैं, भरोसा नहीं करेंगे। और अगर 12th वाले मुझसे जुड़े हुए हैं भाई, तो 12th और 11th के स्टैंडर्ड में जितने क्वेश्चन आते हैं, जो मैं कह दूंगा उससे बाहर नहीं जाएगा। फिर से लग रहा होगा कि अहंकार हो रहा है इसमें, मैं एक्सपीरियंस पे कह रहा हूँ, अहंकार पे नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि मैंने लगातार 3-4 साल से 11th 12th के क्वेश्चन साथ साथ PCS के क्वेश्चन पे निगाह डालकर रखा हूँ। इस वजह से मैं इतना दावा ठोककर आपके सामने कह रहा हूँ। यकीन ना हो तो कुछ जुड़े हुए हमसे कुछ स्टूडेंट्स, वो कई बार कमेंट्स भी करते हैं, तो उनके कमेंट्स पे भी ध्यान दीजिएगा। कोई बनावटी नहीं है, कोई दिखावटी नहीं है, कोई यहाँ पे बेचने की भी कोशिश नहीं है, सबके लिए समान भाव से है, किसी का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। आप सब सीखें, बस यही एक अचीवमेंट है हमारी, ठीक है। तो दोस्तों को शेयर करें, धन्यवाद।